आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 32.2 स्टार्ट करेंगे केसी सिन्हा क्लास 12। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 32.1 कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग 32.2 स्टार्ट करेंगे। 32.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बता देता हूं जो मैंने पिछले एक्सरसाइज के लिए बताया था। वही थ्योरी यहाँ भी यूज होगा, तो एक बार हम लोग उसको रिमाइंड करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली चीज था ये कि अगर दो इवेंट हो, अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट है, अगर ए और बी दो इवेंट है, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो कंडीशन क्या होता था, है ना। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, सही ना। इंडिपेंडेंट बोलने का मतलब इवेंट ए के होने या ना होने से इवेंट बी में कोई फर्क ना पड़े, या इवेंट बी के होने या ना होने से इवेंट ए को कोई फर्क ना पड़े, इसको इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। कंडीशन क्या था, हम लोग क्वेश्चन में कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो वो कंडीशन ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग दो इवेंट को इंडिपेंडेंट हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन फॉलो किया तो डेफिनेटली इवेंट ए और इवेंट बी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये क्या होता है, अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उन दोनों इवेंट में कुछ भी चीजें कॉमन नहीं होगा। कॉमन नहीं होने का मतलब कि सेट ए में और सेट बी में अगर हम लोग कॉमन देखें, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 का मतलब ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, नल सेट इसको बोलते हैं। अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो 0 एलिमेंट होगा इसमें। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं कि अगर ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उन दोनों इवेंट का जो इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो आएगा कितना, 0। तो ये कंडीशन है क्या, कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, कुछ हमने अलजेब्राइक फार्मूला देखा था जो सेट थ्योरी में यूज होता था, उसी चीज को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में यूज किया जाता है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सही है। दूसरा फार्मूला, इसी इंटरसेक्शन को इधर कर दो, इसको यहाँ उठा के इधर कर देते, तो ये बन जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ आपको डिमॉर्गन्स लॉ भी याद होना चाहिए, क्या, कि अगर मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिया हुआ है, सही ना, तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉ में ये पढ़े थे हम लोग कि अगर दोनों इंडिविजुअल पे डैश लगा हो और इंटरसेक्शन हो तो आप इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर दो और डैश को हटा देना, ए और बी को, इसका होल डैश इस तरह से लगा देना है, इंडिविजुअल डैश को हटा के इसका होल डैश लगा देना है, सही ना, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, एक चीज और कि अगर मान लो कि इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो यूनियन की जगह में इंटरसेक्शन लगाएंगे और जो इंडिविजुअली डैश है उसको हटा करके इसका होल डैश लगा देंगे, ठीक है ना, ये हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और है, क्या, कि मान लो कि अगर आपसे पूछा कि ये जो चीजें हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसी चीज को ऐसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, इसी चीज को, ये जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, देखो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, नॉट लगने का मतलब उस पर डैश लग गया, ठीक है, ये भी याद रखना है, यहां भी आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा, फिर एक चीज और है, क्या, कि अगर मान लो कि किसी का प्रोबेबिलिटी ए है और इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, 1 माइनस पी ऑफ ए डैश, है ना। 1 माइनस पी ऑफ ए डैश का मतलब 1 में से
प्रोबेबिलिटी ना होने की कंडीशन हमने घटा दिया तो क्या बच जाएगा, प्रोबेबिलिटी होने का कंडीशन बच जाएगा, सही ना। तो ये कुछ फार्मूला था जो हमने पिछले एक्सरसाइज के लिए यूज किया था। इस एक्सरसाइज में भी इसी फॉर्मूले का यूज होगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 32.2 केसी सिन्हा क्लास 12। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें लिखा है लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 3/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/5। आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। दो इवेंट दिया हुआ है, हमसे ये पूछा जा रहा है क्या ये दोनों जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है ना। तो चलिए हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि गिवन में क्या है। गिवन में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है कितना, 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू है 3/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये भी दिया हुआ है कितना, 1/5। हमें ये चेक करना है कि क्या ई और एफ जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है। चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था क्या कि अगर दो इवेंट ई और एफ है, इंडिपेंडेंट चेक करना है तो आपको ये कंडीशन देखना पड़ेगा क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर ये कंडीशन फॉलो कर गया तो डेफिनेटली ई और एफ क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो क्या सभी का वैल्यू पता है आपको। देखो इंटरसेक्शन का भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है और इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। सबके वैल्यू को रखते हैं, अगर ये बराबर आ गया तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन है किसका, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए कंडीशन है। चेक करते थे, इसका वैल्यू 1/5 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू है 3/5 और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया हुआ 3/10, सही ना। आप देख सकते हो ये बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे, आंसर हमारा होगा नो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो। ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो नहीं किया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अ फेयर क्वाइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। एक क्वाइन है और एक डाई है, इन दोनों को थ्रो करेंगे, है ना। अच्छा फेयर क्वाइन और अनबायस्ड डाई मैं आपको थोड़ा बता दूं। देखो फेयर जो क्वाइन जो बोला गया है इसका मतलब क्या है, फेयर क्वाइन, ठीक है। और एक है अनबायस्ड डाई। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा समझा दूं। देखो जो क्वाइन होता है एक तरफ हेड एक तरफ टेल होता है, ठीक है ना। तो ये फेयर क्वाइन कहलाता है। लेकिन कोई ऐसा क्वाइन हो जिसमें दोनों तरफ सेम चीजें हो, दोनों तरफ हेड हो, तो वो फेयर क्वाइन नहीं होगा, अनफेयर क्वाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो फेयर क्वाइन का मतलब कि एक तरफ हेड हो दूसरी तरफ टेल हो, है ना, डिफरेंट चीजें हो, तो उसको फेयर क्वाइन बोलेंगे। अच्छा अनबायस्ड डाई का मतलब जो डाई होता है, जो पासा होता है, उसमें क्या होता है, एक फेस में 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवें में 5 और छठे पे 6, इस तरह से नंबरिंग किया रहता है। लेकिन अगर कोई डाई आपको ऐसा मिल जाए कि दो फेस पे सेम वैल्यूज आ जाए, जैसे दोनों पे 4 4 आ गया, तो ये बायस्ड डाई हो जाएगा। तो अनबायस्ड किसको बोलेंगे, सेम नंबर नहीं होना चाहिए किसी भी फेस में, सही ना, तो उसको अनबायस्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये दो वर्ड समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में ये है कि एक है अनफेयर डाई, एक फेयर डाई है, एक फेयर क्वाइन है और एक अनबायस्ड डाई है। आर टॉस, दोनों को टॉस किया गया, सही ना। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर क्वाइन को और डाई को अगर हम दोनों को टॉस करेंगे, थ्रो करेंगे, तो क्या क्या मिल सकता है। तो वो सुनना, क्वाइन पे हेड आ सकता है और डाई पे 1 आ सकता है, या क्वाइन पे हेड आ सकता है डाई पे 2 आ सकता है, फिर क्वाइन पे हेड आ सकता है डाई पे 3 आ सकता है, फिर इस पे हेड आ सकता है उस पे 4 आ सकता है, हेड आ सकता है 5। तो इस तरह से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख ही लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। क्या क्या मिलेगा, हेड के साथ 1 आ सकता है, या फिर हेड के साथ 2 आ सकता है, या फिर हेड के साथ 3 आ सकता है, या फिर हेड के साथ 4 आ सकता है,
फिर या फिर हेड के साथ 5, फिर हेड के साथ 6, और ये कोई जरूरी कि हेड ही आए, टेल भी आ सकता है ना। तो टेल का कॉम्बिनेशन 1 के साथ बन सकता है, फिर टेल के साथ 2, फिर टेल के साथ 3, फिर टेल के साथ 4 आ जाएगा, फिर टेल के साथ 5 हो जाएगा, है ना, फिर टेल के साथ 6 हो जाएगा। बस यही कॉम्बिनेशन बन सकता है कब, जब हम लोग एक क्वाइन और एक डाई को टॉस करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल सैंपल स्पेस हो गया। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो 1 2 6 और 6 12 हो जाएगा ना, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेट ए बी द इवेंट, ए कोई इवेंट है ना, ए कोई इवेंट है जो किसको डिनोट कर रहा है, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्ड ऑन द क्वाइन, है ना, हेड अपीयर्ड ऑन द क्वाइन, क्वाइन पे हेड आना चाहिए, सही ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्वाइन पे जो हेड है वो कितने पे है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट इन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एंड बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, बी कोई इवेंट है 3 ऑन डाई, मतलब डाई पे कितना दिखे, 3 दिखे। तो ऐसा कौन कौन सा इवेंट होगा, देखो एक ये हो जाएगा, डाई पे 3 दिख रहा है, और एक ये हो जाएगा, है ना, तो 2 ही आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब यहां पे क्या बोला गया, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट, हमें ये चेक करके बताना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो अगर दो इवेंट को इंडिपेंडेंट चेक करना है तो हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा वो सुनना। देखो यहां पे हमें देखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये निकालना पड़ेगा। आप अगर ध्यान से देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो निकाला जा सकता है, कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 6 है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 6 है, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12 है, तो यहाँ आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला जाए तो ये भी निकाला जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 2, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 12, तो क्या आ जाएगा 1/6, ठीक है। लेकिन ये दोनों तो मिल गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहां से मिलेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना पड़ेगा इन इवेंट ए इंटरसेक्शन बी में, यानी ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन जाएगा वही एलिमेंट आएगा ए इंटरसेक्शन बी में। अब जरा सोचते हैं कि सेट ए में और ये सेट बी में कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो यहां पे बोला था कि हेड आना चाहिए क्वाइन में और 3 होना चाहिए डाई में, तो अगर ये दोनों कंडीशन जिसमें होगा वही इन दोनों में कॉमन जाएगा, हेड भी होना चाहिए और 3 भी होना चाहिए। ऐसा तो एक ही एलिमेंट है, देखो हेड भी है और 3 भी है, तो यही एलिमेंट कॉमन जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 1, तो यहां लिखेंगे 1, इसको डिवाइड किससे करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना 12। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है, ए निकला है 1/2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना निकला है, बी निकला है 1/6, है ना। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/12 आ जाएगा और ये भी 1/12 है, तो हम लोग बोलेंगे यस, हमारा आंसर क्या होगा, यस, कि हाँ ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं, हाँ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 7/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इज इक्वल टू 1/4, स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। हमें बताना है फिर से कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 और ये है 7/12, है ना, ये दोनों वैल्यू दे रखा है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी ये दे रखा है, कितना, ये दे रखा है 1/4, ठीक है।
और हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपको चेक करना है कि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ ए और बी है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही कंडीशन हम लोग चेक करने वाले हैं। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता होना चाहिए। यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, बी पता है, लेकिन ये चीज़ें नहीं पता है। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, जो गिवन डेटा है उसी का यूज करके। पहले तो आप ये बताओ कि नॉट ए और नॉट बी का मतलब क्या हुआ। देखो अगर एंड होता तो इंटरसेक्शन बोलते, लेकिन और है तो यूनियन बोलेंगे। और का मतलब यूनियन। तो आप ये समझो, ये चीज़ें जो ये लिखा हुआ है, नॉट ए का मतलब ए डैश, और का मतलब यूनियन, नॉट बी का मतलब बी डैश इज इक्वल टू कितना 1/4। अब हम लोग यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। अलग अलग डैश लगा हुआ था। डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि जो यूनियन है आप उसको इंटरसेक्शन लिख सकते हो, और डैश इंडिविजुअली हटा दो, अलग अलग जो डैश उसको हटा करके एक साथ डैश दे दो होल, और इज इक्वल टू 1/4। सही है। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश जैसा हो गया तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना 1/4। अब हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1 और ये उठ किधर आएगा, तो 1 माइनस 1/4 बोले तो 3/4 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आ चुका। अब हम इन तीनों का यूज करके कंडीशन चेक करेंगे, है ना, कि फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 3/4 है, तो यहाँ लिख देंगे 3/4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू, अब अगला क्या है 7/12, 7/12। ठीक है, तो यहाँ देखो यह जाएगा 7 12 दूनी 24, यह जाएगा 3/4, जो कि बराबर नहीं है ना, ये भी बराबर नहीं है। क्योंकि ये बराबर नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा, नो, ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। डेक ऑफ 52 कार्ड मतलब कि ताश की गड्डी, है ना। तो एक कार्ड ड्रॉ किया जाता है उस 52 कार्ड्स में से। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। कुछ केसेस दिया हुआ है, आपको ये चेक करना है कि ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं कंडीशन लिख देता हूं। देखो 5 का जो पहला कंडीशन है उसमें लिखा है कि ई कोई इवेंट है सच दैट द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, है ना। जो कार्ड हमने ड्रॉ किया वो क्या होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए, सही ना। और एफ दिया द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, एफ दिया है द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, ACE, एस मतलब इक्का, है ना, ए को बोलते हैं एस, ठीक है ना। अच्छा, अब ये एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये है, दूसरा केस, अच्छा पहले केस को ही पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो एक कार्ड ड्रॉ किया गया कितने में से, 52 कार्ड्स में से। ठीक है, और पहला जो इवेंट है वो क्या, द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। आपको पता होना चाहिए कि 4 सूट्स होते थे, स्पेड, फिर देखो ब्लैक कार्ड होता है और रेड कार्ड होता है। तो ब्लैक कार्ड में एक सूट होता है स्पेड का, दूसरा होता है क्लब का, और जो रेड कार्ड होता है उसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हर्ट, एक होता है डायमंड। और सभी सूट्स में 13 कार्ड्स होते हैं। तो स्पेड में भी 13 कार्ड होंगे, क्लब में भी 13 कार्ड होंगे, हर्ट में भी 13 कार्ड होंगे, और डायमंड में भी 13 कार्ड होंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है स्पेड की, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेड कितना होता है, 13 होता है। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं किसका, ई का। कैसे कि स्पेड कितना होता है 13 और टोटल कार्ड कितना है 52। तो इसको सॉल्व करेंगे 13 चौके 52 यानी 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगले पे बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पे बात करते हैं, सॉरी एफ पे। तो देखो एफ समझना, द कार्ड ड्रॉन इज एस, एस कार्ड कितने होते हैं टोटल, 4 होते हैं, है ना। सभी सूट्स में एक एक एस होते हैं, स्पेड में भी एक एस होगा, क्लब में भी होगा, हर्ट में भी होगा, और डायमंड सभी में एक एक
एस होंगे, तो टोटल एस 4 होते हैं, तो ऊपर में 4 लिखेंगे। टोटल कितना कार्ड है 52, तो इसको डिवाइड करेंगे 13 चौके 52 यानी कि 1/13 आ जाएगा। सही है। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं किसका, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ बोलने का मतलब, ई का मतलब स्पेड, एफ का मतलब एस, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने होंगे। तो आप बताओ, देखो आपको कॉमन कैसे ढूंढना वो सुनना। देखो वो कार्ड स्पेड भी होना चाहिए, वो कार्ड एस भी होना चाहिए। क्या कोई कार्ड ऐसा है जो स्पेड का भी हो और एस का भी हो? डेफिनेटली स्पेड में एक एस होगा, तो एक नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन चला गया है ना, तो ऊपर में आ जाएगा 1 और टोटल कार्ड्स कितने 52, तो ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग चेक करेंगे क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, किसके लिए, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। अब इसका वैल्यू कितना है 1/52 इज इक्वल टू पी ऑफ ई की वैल्यू कितना है 1/4 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 1/13। साफ साफ दिख रहा होगा 13 चौके 52 यानी कि दोनों बराबर है, तो हमारा आंसर क्या होगा यस। यस बोले तो कि ई एंड एफ जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो पहला केस तो हो गया कि हाँ इंडिपेंडेंट है। चलिए दूसरे केस पे बात करते हैं। दूसरा केस इसमें क्या दिया हुआ है कि ई के बारे में बोला गया है। सेकंड केस है ई जो इवेंट है वो है क्या, इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ठीक है ना, ब्लैक कार्ड होना चाहिए। और एफ क्या है, एफ है द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, किंग होना चाहिए। सही ना। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितने होते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, पिछले एक्सरसाइज के लिए मैंने ऑलरेडी कार्ड के बारे में बता रखा है, जो कि लेक्चर नंबर 2 होगा, प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 में मैंने कार्ड के बारे में जानकारी दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट में आप जाओगे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो कार्ड के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं। देखो ब्लैक कार्ड होते हैं और रेड कार्ड होते हैं। ब्लैक कार्ड में 2 सूट्स होते हैं, स्पेड और क्लब, और एक एक सूट में 13 कार्ड होते हैं। तो ब्लैक कार्ड टोटल कितना हो गया 26 कार्ड हो गया, 13 एंड 13, तो 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड 26 अपॉन में टोटल कार्ड 52, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। सही है। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो एफ का मतलब किंग, तो टोटल किंग कितने होते हैं 4, हर एक सूट्स में एक एक किंग होंगे, तो नंबर ऑफ किंग हो गया 4, टोटल कार्ड हो गया 52, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/13 आ जाएगा। सही ना। अब इंटरसेक्शन निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन बोलने का मतलब वो कार्ड होना चाहिए ब्लैक और वो होना चाहिए किंग, तो ब्लैक भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। तो ब्लैक में 2 सूट्स हैं, स्पेड और क्लब, दोनों में एक एक किंग होंगे और दोनों भी ब्लैक होंगे, तो 2 ब्लैक किंग होंगे 2 रेड किंग होंगे। तो हमें यहाँ पे ब्लैक भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए, तो ऐसा तो सिर्फ 2 ही कार्ड है, तो ऊपर में आ जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 52, तो ये आ जाएगा 1/26 आ जाएगा। ठीक है। अब चेक करेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, सॉरी यहां पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, किसके लिए, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए कंडीशन होता है। तो इसकी वैल्यू हमने निकाला हुआ 1/26 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना दिया 1/13 सही ना। तो आप यहाँ पे चेक कर लो, सही ना, कि इंटरसेक्शन 1/26, इसका वैल्यू 1/2, हाँ 13 दूनी 26, दोनों बराबर दिख रहा है, तो यस हमारा ये भी केस क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो केस 1 और केस 2 दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट निकला। एक और चेक करना है, कौन सा, थर्ड केस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर चलो मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन देख लो, उसमें लिखा हुआ है कि द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन, और अगला है, चलो मैं इसको मिटा करके अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले केस पे बात करते हैं। तो अब देखो केस 3 में 5 नंबर क्वेश्चन का जो केस 3 है उसमें लिखा हुआ है इवेंट ई जो है वो क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन। जब बात हो रही है और की तो हम लोग कंबाइन करके आंसर देते हैं, कंबाइन करने का मतलब ऐड करके आंसर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा, किंग कितने होते हैं 4,
क्वीन कितने होते हैं 4, टोटल कितना हो गया 8, क्योंकि बीच में लगा है और लिखा है तो हम लोग कंबाइन करके बोलेंगे, यूनियन लेंगे, है ना, सबको कंबाइन कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना हो जाएगा, किंग और क्वीन, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट ही नहीं कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगला, द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और जैक, तो क्वीन भी 4 होते हैं और जैक भी 4, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 8। तो अब हम लोग दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऊपर लिखेंगे यानी कि 8, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है तो 52 है ना, 52 कार्ड था टोटल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 4 जा 8 और 13 4 जा 52, तो 2/13 आ जाएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना है 8, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना 52, इसको भी सॉल्व करेंगे 2/13 आएगा, सही है। अच्छा, अब हम लोग इंटरसेक्शन की बात करते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। तो सर आप ई इंटरसेक्शन एफ क्यों निकाल रहे हो, इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करना, तो ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन बोलने का मतलब ई एंड एफ में क्या कॉमन है, तो ई ये रहा एफ ये रहा, देखो दोनों में क्वीन आ रहा है ना, तो क्वीन हमारा कॉमन चला जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितना होंगे 4, टोटल कार्ड कितना 52, तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/13, तो यह आ जाएगा 1/13। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या कंडीशन चेक करते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर है या नहीं। तो इसका वैल्यू दिया है 1/13 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू है 2/13, इसका वैल्यू 2/13, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/169 आ जाएगा, जो कि बराबर हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हो कि ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नो, हमारा जो तीसरा केस है वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो फाइनल आंसर देंगे कि पहला जो केस था एंड सेकेंड केसेस आर इंडिपेंडेंट इवेंट, आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, सही ना। जो फर्स्ट केस था और सेकंड केस था दोनों में इंडिपेंडेंट आया था, थर्ड केस हमारा इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इस बार गिवन क्या है, गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू गिवन है 3/5 और 1/5, इसका वैल्यू है 3/5, इसका वैल्यू 1/5, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिया है, सॉरी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। कंडीशन क्या है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इस बार हमें ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है ये चेक नहीं करना है, ये बात गिवन है, क्या गिवन है हमारे लिए, क्या गिवन है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, ये बात हमें गिवन है, सही है। तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। तो आपको ये पता है क्या कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो वो किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा, ऐसा हम लोगों ने कंडीशन पढ़ रखा है। बस इसमें वैल्यू रख देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 3/5 और इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 1/5, तो आंसर आ जाएगा कितना 3/25। काफी सिंपल क्वेश्चन था, है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। देखो इसमें गिवन क्या क्या है उसको लिख लेते हैं, गिवन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया है। तो 1/4 1/2, इसका वैल्यू 1/4, इसका वैल्यू 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना 1/8, ठीक है।
ये तीनों वैल्यू दे रखा है। फाइंड, हमें फाइंड करना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे वो सुनना। यहां पे सबसे पहले समझो नॉट ए का मतलब ए डैश, ठीक है, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि यहां पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, और नॉट बी का मतलब बी पे डैश, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहां पे हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, क्या कहता है डिमॉर्गन्स लॉ, ये कहता है कि आप जो इंटरसेक्शन है उसको आप यूनियन लगा दो, और ए डैश बी डैश अलग अलग है तो इसको आप ए लिख लो और बी लिख लो, इसका होल डैश लगा दो। ठीक है, अच्छा, अब ये जो होल डैश इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका डैश हटा देंगे, ए यूनियन बी, ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सर ए यूनियन बी की वैल्यू तो दिया ही नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फार्मूला होता है वो अप्लाई कर देंगे, सही ना। तो यहाँ पे अप्लाई करना शुरू करते हैं, 1 माइनस, यहाँ लेना पड़ेगा एक ब्रैकेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही फार्मूला था। ठीक है ना, जो मैंने आपको इसी वीडियो के फर्स्ट में स्टार्टिंग में बताया है मैंने। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 1/2, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना 1/8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1 माइनस, देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 8 आ जाएगा, 4 दुनिया थे यानी कि 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4 2 6 में से गया 5, 5/8 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 3/8 हो जाएगा, है ना, और ये इसका हो गया आंसर। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट P of A is equal to 1/2, P of A union B is equal to 3/5 and P of B is equal to P। तो फाइंड P if they are mutually exclusive और एंड दूसरा है इंडिपेंडेंट। अच्छा, कुछ वैल्यू गिवन है, पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/2, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है 3/5, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू स्मॉल पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, ये वैल्यू दिया है स्मॉल पी, सही ना। तो इसी स्मॉल पी की वैल्यू बताना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पहला केस ये क्या है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सही ना। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इस पी की वैल्यू क्या होगी, सही ना। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि इंडिपेंडेंट, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हुआ तो पी की वैल्यू क्या आएगा, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो पी की वैल्यू क्या होगा, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो पी की वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो गिवन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, सही है। तो आपको ये पता होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, तो इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीजें बताया हुआ है कि अगर दो हमारा इवेंट हो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, सही ना। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बराबर कितना हो जाएगा 0। इसी चीज को हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, एक्सपैंड कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यूनियन, है ना, यूनियन यहाँ पे होगा यूनियन, और ये कितना इक्वल टू 0। बस इसमें वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखें पी ऑफ ए कितना है 1/2, पी ऑफ बी कितना है स्मॉल पी, माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ 3/5 इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से जब हम p की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो नीचे सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 माइनस 5 बोले तो 1/10 आ जाएगा, है ना। p की वैल्यू 1/10 आएगा कब, जब a और b क्या रहे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहे तब। अब आते हैं इंडिपेंडेंट पे,
कि अगर दोनों इंडिपेंडेंट हुआ तो क्या होगा। तो देखो इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ये बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो यहाँ दे नहीं रखा है, यूनियन दे रखा है, तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। तो देखो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है फार्मूला इसका। और इधर दिया हुआ पी ऑफ ए और इनटू में पी ऑफ बी, ठीक सही है। अच्छा अब हमें पी ऑफ बी की वैल्यू निकाल, पहले वैल्यू रख देते हैं। पी ऑफ ए कितना है, पी ऑफ ए 1/2 प्लस पी ऑफ बी कितना है स्मॉल पी माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू पी ऑफ ए की वैल्यू 1/2 और पी ऑफ बी की वैल्यू स्मॉल पी, ठीक है। अच्छा अब p वालों को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा p माइनस ये उठ के इधर आएगा तो p/2 हो जाएगा, p/2 इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 3/5 माइनस 1/2। देखो p इसमें इसको सॉल्व करेंगे क्या बचेगा, p/2 ही बच जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 बोले तो 1/10 और ये हो जाएगा p/2। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2 के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2/10 बोले तो 1/5। तो p की वैल्यू आ जाएगा 1/5 कब, जब हमारा इवेंट कैसा हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी, है ना। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6, तो फाइंड, है ना, कुछ डिटेल्स निकालना है। तो 9 में जो दिया हुआ है वो गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये दे दिया है। और किस तरह से है कि यहाँ पे कुछ डेटा और भी दिया हुआ है कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 और पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी, पी ऑफ ए दिया हुआ 0.3, पी ऑफ बी 0.6, ठीक है। अच्छा फाइंड, हमें कुछ वैल्यूज निकालना हुआ है। इसमें पहला दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकालना है, ए एंड बी निकालना है, ए एंड बी, ठीक है। तो आप ये समझो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B ये निकालना है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो देखो चूंकि ये A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर हो जाएगा, P ऑफ A और इनटू में P ऑफ B के बराबर हो जाएगा। इसमें वैल्यू रख देंगे, P ऑफ A की वैल्यू 0.3 और इनटू P ऑफ B की वैल्यू 0.6, तो वैल्यू हो जाएगा 6 × 18 यानी 0.18 इसका आंसर हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर में क्या पूछा है, सेकंड नंबर इसमें लिखा ए एंड नॉट बी, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, नॉट बी, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये मतलब होता है। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ, तो ए डैश बी भी इंडिपेंडेंट होगा, ए बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, और अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो इसका इंटरसेक्शन का कंडीशन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। सही है। अब आप बोलो सर बी डैश तो दिया हुआ है नहीं, तो चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो बी डैश निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं कि पी ऑफ ए और इनटू में ब्रैकेट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, ये हो गया इसका बी डैश। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू कितना आएगा, पी ऑफ ए दिया हुआ 0.3 और इनटू में 1 माइनस 0.6, तो यहाँ से 0.4 आ जाएगा, 0.3 इंटू 0.4 तो 4 × 12 यानी कि 0.12 इसका आंसर आ जाएगा। सही ना, तो सेकंड वाले का आंसर हो गया 0.12। अब देखो थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है ए और बी दिया हुआ है, थर्ड में दिखा है P में A और B, और का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब होता है यूनियन, यानी A यूनियन B निकालना है, ठीक है। तो A यूनियन B निकालने के लिए P ऑफ A पता होना चाहिए, P ऑफ B पता होना चाहिए, P ऑफ A इंटरसेक्शन B पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इसको फॉर्मूला लगाएंगे क्या, P ऑफ A प्लस में P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B।
अब प्रॉब्लम ये है कि पी ऑफ ए दिया हुआ है 0.3, पी ऑफ बी दिया है 0.6। अब आप बोलोगे सर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 3 9, है ना, तो 0.9 प्लस माइनस पी ऑफ ए दिया हुआ 0.3 इंटू पी ऑफ बी 0.6, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9 माइनस 6 3 18 0.18, तो 90 में से 18 घटा देंगे, 90 में से 18, तो 10 में से 8 गया 2, 8 में से 1 गया 7, तो 0.72 आएगा, तो 0.72 इसका आंसर आएगा। सही ना। चलिए अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी का मतलब ना ही ए और ना ही बी। चौथा नंबर, पी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, ना ही ए होना चाहिए एंड ना ही बी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ ए डैश एंड यानी इंटरसेक्शन बी डैश, ये निकालना है। तो हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, ठीक है ना। तो डिमॉर्गन्स लॉ कैसे लगाएंगे, पी ऑफ, देखो इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, और जो अलग अलग डैश है उसको हम लोग एक साथ डैश लगा देंगे ऐसे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ पे ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखा है, कितना, ए यूनियन बी की वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब क्या करें सर, तो ए यूनियन बी हमने ऑलरेडी निकाला है, देखो पी ऑफ ए यूनियन बी कितना निकाला, 0.72, तो यहाँ रख देंगे 0.72, तो वैल्यू कितना निकल के आएगा, 8, 0.28 आ जाएगा, है ना। चेक कर लेना आप लोग, 0.28 आना चाहिए। हाँ सही है, 0.28 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। देखो 2 कार्ड निकालना है, सही ना, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि एक कार्ड जब हमने निकाला तो उस कार्ड को दोबारा रखेंगे नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो पूछा जा रहा है क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड आर ब्लैक। दोनों कार्ड ब्लैक होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम लोग चलो इवेंट निकालना शुरू करते हैं। ई मतलब जो ब्लैक कार्ड होगा, पहले आप ये बताओ ब्लैक कार्ड कितना होता है। तो टोटल 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, सही ना। तो जब हम लोग पहला ब्लैक कार्ड निकालेंगे तो उस केस में हमारे लिए ब्लैक कार्ड 26 है, अपॉन में कितना 52, क्योंकि टोटल कार्ड 52 हो गया, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। तो ये अभी हमने एक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाला है, इनटू में अब जब हम दूसरा कार्ड निकालेंगे तो जो हमारा ब्लैक कार्ड है वो रह जाएगा 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 अपॉन में। अब जो हमारा टोटल कार्ड है वो 52 नहीं रहा, 51 हो चुका है, क्योंकि हमने विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला है, रिप्लेस नहीं किया है, बस हो गया प्रोबेबिलिटी। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26 दूनी 52, 2 आ जाएगा, सही ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 102, और ये हो गया इसका आंसर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो आज के इस वीडियो का हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।